एवरीवन, दिस इज अमन हियर एंड वेलकम टू एडिटोरियल 360। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लक्ष्मीकांत की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर सब कुछ कवर अप कर रहे हैं। तो पिछले जो वीडियो में मैंने बात किया था सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें हमने कुछ फीचर्स की बात किया था जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। तो उसी के क्रम में हम आज 8वें नंबर पर फंडामेंटल राइट्स को हम डिस्कस करेंगे। ये फंडामेंटल राइट का एक ओवरव्यू होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के एक फीचर्स की तरह, विशेषता की तरह हम इसको बात करेंगे। जो फंडामेंटल राइट का जो रियल वाला चैप्टर है वो आगे आएगा। आपको टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग वीडियो को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम टॉपिक पर चलते हैं फट से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पार्ट 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6 फंडामेंटल राइट मेंशन हैं जो कि सभी सिटीजन को अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं। जो फॉरेनर्स होते हैं उनको अवेलेबल नहीं होते। फॉरेनर्स के केवल कुछ ही फंडामेंटल राइट अवेलेबल होते हैं जो कि आगे चलकर हम बात करेंगे। तो इन फंडामेंटल राइट्स को हम देख लेते हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी, यानी आर्टिकल 14 to 18 के बीच में आता है। दूसरे नंबर पर आता है राइट टू फ्रीडम, यानी आर्टिकल 19 से 22 के बीच में आता है। तीसरे नंबर पर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी आर्टिकल 23 से 24 के बीच में आता है। और फोर्थ नंबर पर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आता है 25 से 28 के बीच में। और देन इसके बाद आता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स जो कि आता है 29 और 30 आर्टिकल में। एंड फाइनली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आता है आर्टिकल 32 में। फंडामेंटल राइट होने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम जो है प्रमोट कर सकें आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसके आइडिया को हम प्रमोट कर सकें, इस वजह से फंडामेंटल राइट हमें दिया गया है। फंडामेंटल राइट जो है वो ये भी काम करता है कि जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो कोई आर्बिट्री एक्शन ना ले, मतलब कंट्रोल से बाहर ना चली जाए। तो उसके लिए लिमिटेशंस लगाने के लिए भी ये फंडामेंटल राइट हमें अवेलेबल हैं। ये जो होते हैं वो जस्टिसिएबल इन नेचर होते हैं, यानी कि हम इनको एनफोर्स करा सकते हैं कोर्ट्स में अगर इनका वायलेशन होता है। तो अगर कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कर सकते हो। फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप लोग इशू को जारी कर सकते हो। यानी कुछ प्रकार के रिट होते हैं जैसे कि हैबस कॉर्पस मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, को वारंटो। ये कुछ ऐसे रिट्स हैं जिसके जरिए आप फंडामेंटल के राइट के वायलेशन होने पर आप वहाँ पर जा सकते हो और आप अपने राइट्स को रिस्टोर करा सकते हो। और ये याद रखिएगा, जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नेचर का नहीं होता है, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगा सकती है। इस पर ये MCQ बार बार बनता है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। जो फंडामेंटल राइट होता है वो एब्सोल्यूट नेचर का नहीं होता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है जो गवर्नमेंट है। क्यों, कब लगा सकती है? जब इमरजेंसी होता है। इमरजेंसी के समय में आपके जो फंडामेंटल राइट है वो चले जाएंगे। कुछ ही आर्टिकल होते हैं, जैसे आर्टिकल जो 20 और 21 होते हैं वो रहते हैं। बाकी सारे जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। आगे फर्दर हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। और ये भी याद रखिएगा, ये सेक्रोसेंट नहीं होते हैं, मतलब इसमें चेंज हो सकता है। यानी इसको कर्टेल किया जा सकता है, रिपील किया जा सकता है। पार्लियामेंट इसको कर सकती है बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसमें रिपील किया जा सकता है, इसको कर्टेल किया जा सकता है। सेक्रोसेंट नहीं होता है, याद रखिएगा। नेशनल इमरजेंसी के समय जैसा कि बताया कि इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, लेकिन जो आर्टिकल 20 है और 21 है वो उसकी जो राइट्स हैं वो गारंटीड रहते हैं, वो नहीं सस्पेंड होते। नेक्स्ट हमारा जो सैलिएंट फीचर है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। DPSP क्या होता है? तो जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने DPSP को बोला था नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बहुत ही मुख्य विशेषता। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके काफ़ी नोवेल फीचर्स में से ये होता है। नोवेल फीचर्स में से एक है दे आर इनमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इनको पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, पार्ट 4 में इसको रखा गया है। इनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। यानी आप पढ़ने के आसानी के लिए, अध्ययन के आसानी के लिए इनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में इनको हम डिवाइड कर देते हैं, सोशलिस्टिक, समाजवादी, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। DPSP का उद्देश्य ये है, प्रिंसिपल उद्देश्य ये है कि ये प्रमोट करना कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैसे अचीव की जा सकती है समाज में, इसको प्रमोट करने के लिए DPSP लाया गया है। और इसका उद्देश्य ये भी है कि इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में बनाना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फंडामेंटल राइट जो होता है वो जस्टिसिएबल इन नेचर होता है, यानी कोर्ट में जाकर आप एनफोर्स करा सकते हो। लेकिन ये जो है DPSP ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर होता है, यानी कोर्ट में जाकर आप इसको एनफोर्स नहीं करा सकते आप।
Yet the Constitution itself declares that these principles are the fundamental in the governance of the country. It shall be the duty of the state to apply these principles in a making of laws. मतलब ये होता है जो ये सारे जो दिए गए हैं DPSP में जो पॉइंट्स हैं वो एक फंडामेंटल नेचर के होते हैं, यानी कंट्री के गवर्नेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो कंट्री का ये दायित्व तो बनता है कि समय समय पर जो भी DPSP है इम्पॉर्टेंट है उस समय उसको लागू किया जाए देश में, यानी गवर्नमेंट का एक मोरल ऑब्लिगेशन होता है। यहाँ पर एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट का, मिनर्वा मिल केस 1980 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, मिनर्वा मिल केस गया था। तो इसमें ये बोला गया कि अगर फंडामेंटल राइट्स और DPSP में अगर किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट होता है तो किसको वरीयता दी जाएगी। तो वहाँ पर ये बोला गया कि अगर फंडामेंटल राइट्स और DPSP में अगर किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट होता है तो फंडामेंटल राइट को यहाँ पर वरीयता दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी बातें बोली गई हैं जो आगे के चैप्टर्स में आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। यहाँ पर 39B 39C का कुछ आर्टिकल है जिसके लिए कुछ अपवाद है, तो आगे चल के हम वो देखेंगे। ओके, तो इस वीडियो में को हम यहीं पर रखते हैं। वीडियो की लेंथ में छोटी ही रख रहा हूँ ताकि इसकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हुए नहीं हैं और इस पर जो एवरेज जो वॉच टाइम आता है वो भी काफ़ी कम आता है, इस वजह से मैं वीडियो की लेंथ छोटी रखता हूँ। अगर चैनल पर पहली बार है तो जरूर चैनल के साथ जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी आपकी सजेशन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो को अगर पूरा देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।